हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का संपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक चैप्टर से 4 या 5 प्रश्न होंगे जो बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में विभिन्न तरह की परीक्षाएं हैं भारत देश में, उसके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप देख लीजिएगा दोस्तों, ऑल पीसीएस जितने भी स्टेट है और जहाँ भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से ऐसे टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ामों के लिए। खासकर पीसीएस एग्ज़ाम जो है उसमें ये बहुत बार आते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ओके, ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है? तो असंगठित क्षेत्रों के, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको भी पता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, डी राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिस कार्यालय बोलते हैं, जिसको CSO भी बोलते हैं। ओके, कभी कभी परीक्षा में CSO भी देगा तो घबराना नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह कितना था? तो यह राष्ट्रीय औसत का 33%। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मैं लेकर आया हूँ। ओके, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्या कारण है? तो नियोजन की आवश्यकता के कारण। सही है? नहीं, गलत है, ये नहीं होगा। ओके, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, हाँ बिल्कुल ये तो सही है, वृद्धि बढ़ रहा है जनसंख्या। कृषि पर आधारित निर्भर, तो भारत में अधिकांशतः लोग यानी 75% लोग कृषि पर आधारित रहते हैं, सही है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता तो लोग को भूखमरी का अकाल नहीं देखना पड़ता। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये GDP से संबंधित है, बी राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो ये न्यूनतम से द्वितीय है। ओके, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा किया जाता है, ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में आर्थिक अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ था, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो ये बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो आपको भी पता है हमारा बिहारी है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, कौन सा है? तो ये न्यूनतम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उच्च वर्णन करता है? तो हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती बिल्कुल सही था, वहाँ उस समय हुआ था। घन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज के किस्म का कार्यक्रम, ये सही था। बीज उर्वरक जल तकनीक, ये भी सही था, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। ओके, ई राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो ये आपको भी पता है न्यूनतम है। ओके, सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपगम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये सक्षमता उपगमा। ओके, 1900 दशक में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के संबंध से संबंधित था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए
तो ये एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, तो 15% है, ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ये तिलहन है, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो ये खदानों का निर्यात ये नहीं है उद्देश्य, ओके, लेकिन खदानों का वितरण ये बिल्कुल है, खदानों का खरीद ये बिल्कुल है, खदानों के बफर स्टॉक रख रखाव ये है, ओके, तो समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी, तो ये 2002 से 3 में, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्यम उद्योगों क्षेत्र निर्धारित निवेश की सीमा है, तो यह है 2 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये से कम, ओके, 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ से कम, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी प्रथम उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है, तो 500 करोड़, ओके, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो ये वित्त मंत्रालय, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है, अगला कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है, ओके, तो निगम कर, ठीक है। उसके बाद है निगम, पहला का देखिए, नहीं, निगम कर नहीं होगा, निगम कर के अलावा अन्य आय पर भी, तो ये हो जाएगा इसका, ओके। उसके बाद है कि निगम कर के अलावा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यानी पहले हो जाएगा, देखिए पहले आएगा कौन, क्या करना है इसमें, स्रोत पर विचार के महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या करना है आपको, निगम कर, ठीक है। उसके बाद निगम जो है कर के अलावा अन्य आय पर भी, बिल्कुल सही है। उसके बाद कस्टम नहीं होगा, संघ उत्पादन शुल्क पहले होगा, उसके बाद होगा आपका कस्टम, ओके, तो इस तरह ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार की आय पर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये उत्पाद कर, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो ये चुंगी कर है, ओके, क्या है, चुंगी कर। अगला प्रश्न है ब्याज भुगतान का एक आइटम है, तो ये राजस्व व्यय का, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा है, तो ये बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार का ऋण तथा दायित्व, ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, अगला है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्र बजट में पेश किया गया है, तो 2011 से 12 में पेश किया गया था, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे, तो उत्पाद कर से, ओके, डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1994 से 95 में, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या है, देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। स्तंभ के साथ स्तंभ ख को मिलान करना है, ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया था, तो आया था 2014 में, ओके। समुद्र मत्स्य नीति ये कब आया था, तो आया था 2004 में, ओके। नवीन विदेश व्यापार नीति ये कब आया था, तो ये आया था दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी एक बार नीचे देख लेते हैं, तो ठीक तो है, तो फिर गलती क्यों हो रहा है, देखते हैं फिर से। देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आया था, ठीक है। समुद्र नीति ये आया था 2004 में।
उसके बाद है नवीन विदेशी व्यापार नीति, ये कब आया था? तो ये आया था 2014 में, ये आया था। 7वां वित्तीय आयोग, ये आया था 1978 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है, इसको देख लेते हैं कि इसमें भी मिलान करना है। ओपन जनरल लाइसेंस, तो ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। ट्राइसेम किससे संबंधित है? तो ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक किससे संबंधित है? रोजगार से। और नकदी रिजर्व अनुपात, ये मुद्रास्फीति से संबंधित है। ओके, इसलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। ओके, 31 मार्च 1997। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो यह था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। ओके, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1950 में। ओके, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है कि भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है कि भारतीय योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वेरी सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, क्या है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका एकीकृत ग्रामीण योजना। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, कब की गई थी? बताइए। इसमें तो ऑप्शन, राष्ट्रीय रोलिंग प्लान आपको भी पता है, कब? यानी जनता सरकार के द्वारा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, छोटा कर देते हैं। इसमें क्या है? इसमें दे रहा है चल योजना के बारे में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चल योजना बोल रहा है, तो देखिए ये चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तो सही है। यह एक योजना 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो 1966 से 1969। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो यह हो जाएगा दोस्तों समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका क्या है? देखिए दिया है कि मिलान करना है। 1955 में क्या हुआ था? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना, ठीक है। 1964 में भारतीय आर्थिक विकास बैंक की स्थापना हुआ। 1982 में भारतीय निर्यात आयोग, 1987 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो 4% का लक्ष्य रखा गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, ठीक है। कृषि श्रमिकों के लिए क्या दिया है? नहीं, ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए ना बोल रहा है, इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, नहीं, ये भी सही नहीं है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक,
तो ये भी नहीं है। शहरी और गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक खाता है, ये सही है। यानी आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो देखिए CR और SLR को कम करना सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश करना बिल्कुल सही है। ब्याज दर का विनियमन। ओके, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है? यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, यानी वृद्धि पर। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1956 में हुई थी, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? यानी गर्म मुद्रा कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित थी किससे? तो ये बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा की कमेटी संबंधित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या करना है? पहचानना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। देखिए, इसमें बैंक द्वारा वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, तो सही है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है, तो यह भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है? अगला कि इस पर भी विचार करना है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा, यानी EAS फर्स्ट नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या करना है? इसमें आपको करना है कि हाँ ठीक है, हम सही बता रहे हैं, यानी क्रम में लिखना है। ओके, तो पहले नंबर पर ए हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा ये खुद तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर पर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ओके, ये राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना, ये पूछा हुआ है, देख लीजिए, सभी तो प्रीवियस ईयर का है तो सभी इम्पोर्टेंट है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्रांकलन किया, कब किया? तो ये 1955, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है कि भारतीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? तो इसमें देखिए गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 26 रुपया सही है। उसके बाद नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपया, तो 26 और 32 वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किस के निर्यात से कमाता है? तो ये कपड़ा उद्योग से कमाता है, कपड़ा से। अगला प्रश्न है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन है? तो यह है कपड़े, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न देखिए। अगला है नदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमोदित किया जाता है? तो ये सलीम समूह को, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो ये था 1972 से 73 और 1976 से 77। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो यह है दोस्तों, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। ओके, तो यह सही है, सी नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये 10%, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है, यानी हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? तो ये सेवा क्षेत्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है?
तो ये किया जा रहा है दिल्ली मुंबई, सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली मुंबई से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये वर्तमान 2017 के अनुसार तो अरिजित पटेल होगा। अभी के अनुसार आप कमेंट कर कर बताएंगे कौन है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति यानी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अगला है G15 का मतलब क्या है? यानी विश्व के विकासशील देशों का संगठन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन देशों में से कौन सा देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? स्पेन नहीं है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है आसियाना इसके लिए है, किसके लिए है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है वर्तमान में बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था 2007 में? तो वॉरेन बफेट था। ओके, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, ये तो बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके लिए इसके लिए व्यय किया गया था? तो ये 60%। ओके, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 324 है। आपको भी पता है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार में है। आपको भी पता है सबसे ज़्यादा बिहार में ही है घनत्व। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो ये 8। ओके, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार क्या है बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,29,98,509। ओके, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों शिशु मृत्यु दर क्या है? तो है वह हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। समझ गए? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की अनुपात। ओके, अगला प्रश्न है भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है? तो यह है 12.6%, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं होगा? देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। ओके, उसके बाद महिला साक्षरता दर की बात करें तो 60.6%। और हालांकि वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46 है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर सी माना है। तो देख लेते हैं सी में क्या है, 65.5%। जो आयोग ने आंसर माना है वही आंसर हम मानेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 65%, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है निम्नलिखित स्रोतों में से किस से भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये तापीय से। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, क्या था? तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, तो इनमें से कोई नहीं था। चलिए सॉरी, इनमें से सभी था, माफ़ कीजिएगा। चूँकि 1991 की नई आर्थिक नीति के लक्ष्य बता रहे हैं ना, तो उदारीकरण ये सही है, ग्लोबलाइजेशन ये भी सही है, निजीकरण ये सब सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है?
तो ये तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सेवा क्षेत्र। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो ये आर्थिक समानता है, असमानता है, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार को दिया? तो ये मोहम्मद यूनिस ने। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया? मोहम्मद यूनिस ने। अगला प्रश्न है पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो ये तृतीय क्षेत्र में। ओके, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किसी देश की बताइए। तो आपको ही पता है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। देखिए, जब भारत अपने कंगाल की स्थिति में चला गया था, मात्र कितने 15 दिन का पैसा बचा था भारत की, समझ रहे हैं ना? भारत के पास 15 दिन के मात्र पैसे बचे थे और लोग सोच रहे थे कि 15 दिन के बाद भारत की स्थिति खराब हो जाएगी, यानी भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। तब उस समय नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिंह राव। ओके, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह के कि जैसे भी वैसे हो, जितना हो वैसे कर कर भारत को बचाइए। तब उन्होंने देश को वैसी बेड़ा पार लगाई कि अभी तक भारत की वित्तीय व्यवस्था कई देशों को पछाड़ कर अभी तक जारी है और आगे बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है कौन? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का उपनिवेश जो है, ये विनिवेश जो है ये संबंधित नहीं है। बाकी आयात शुल्क में कमी ये संबंधित है। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है जैसा जैसा अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? यानी बढ़ता जाता है। ओके, तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? तो ये शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है, बाकी सबको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? तो ये शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ये तार संचार यानी दूर संचार बोलते हैं, उसको शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मेक इन इंडिया नौकरशाही को, ढीलापन को दूर करना, सही है। लाल फीताशाही को हटाना, ये भी सही है। विनिर्माण की लागत को कम करना, ये भी सही है। उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, तो ये भी सही है। यानी सभी सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है? तो देखिए, मेक इन इंडिया सही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही है, यानी इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम। ओके, पूरा क्या था? एक इनका योजना था पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो ये स्वास्थ्य बीमा और वृद्धावस्था पेंशन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यानी सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो पोषण नहीं है, बाकी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़कें सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्यों से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो ये स्वास्थ्य बीमा, ये तो बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। इसमें बताना है, देखिए कारण, दोनों धनात्मक बोल रहा है कथन, दूसरा एक कारण बताना है कि दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। समेकित ग्रामीण देखिए दिया है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि ये सत्य है परंतु आर असत्य है। ओके, आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारणों के डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर, क्या
यानी 1952 को। ओके, राइट आंसर 1952 हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रतिमाह दी जाती है, तो 3000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? मनरेगा का उद्देश्य नहीं है तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो कौन है? ये उत्तर प्रदेश है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व हो, कि यानी सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, क्यों? तो कृषि के क्षेत्र में सब कोई चाहता है कि मुफ्त में मिल जाए। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो ये किसानों को मकान ऋण। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, तो बीजों के उच्च पैदावार किस्म को, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो ये जूट तथा रुई उद्योग। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये कपड़ा उद्योग में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन है? तो ये कपास हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, बी राइट आंसर, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न देखिए। कपास उद्योग जिन्हें कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये भार हवस मूलक। ओके, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है भारत में कोर उद्योग क्या है? तो यह है कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम पदार्थ, तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन है? तो ये अप्रत्यक्ष कर। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो भारत को शिक्षित करना ये शामिल है, बाकी सभी शामिल है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह बिक्री कर। ओके, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है वित्त वर्षों में भारत केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? तो विकास के क्षेत्र में हुआ। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है विगत वर्षों में, वही बता दिया, विकास के क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व कर नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये निगम कर होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये ब्याज दर है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सी रंगाराजन। ओके, डॉक्टर सी रंगाराजन उस समय का है 2004 के अनुसार, अभी के अनुसार देख लीजिएगा। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये क्रेडिट कार्ड को। ओके, किसको जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को, प्लास्टिक मुद्रा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 12% प्रति वर्ष कर दिया है। ओके, अगला प्रश्न है क्या है? 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक कितना कर दिया? तो ये 12%, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर कितना है? तो ये 9% हो जाएगा। ओके, 9%। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की मात्रा। ओके, मुद्रा की मात्रा
क्या नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका, तो निवेश बैंक का। जीवन बीमा निवेश बैंक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है जीवन बीमा निगम का उदाहरण है निवेश बैंक का, अभी बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है किसका है, तो ये सहकारी उधार ढांचा का, किसका, सहकारी उधार ढांचा का भूमि विकास बैंक एक अंश है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है किस में छापा जाता है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों कि डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है, यानी नरसिम्हन कमेटी पर यह आधारित है। ओके, नरसिम्हन कमेटी पर बैंकों के ब्याज दरों का विनियंत्रण सम्मिलित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी के पर्याप्त मानक क्या है, तो 8%। ओके, 1999 के अनुसार 8%। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है, तो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से, ओके, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से क्या है, ये वर्गीकृत है। अगला प्रश्न है नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को, नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण बैंकों को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि देखते हैं इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है, तो ये कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। देखिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के लिए बैंक का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकास देशों का, विकसित देशों का है, किसका है, विकसित देशों का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा है, तो ये प्रथम योजना, ओके, प्रथम योजना के दौरान। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है, तो ये प्रथम योजना, ओके, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्या है भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, तो ये क्या है, यानी नाबार्ड, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। उच्चतम बैंक आपको भी पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत पूछ रहा है, तो एक से अधिक हो जाएगा क्षेत्रीय बैंक, इलाहाबाद बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या है हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर क्या है 1999 के अनुसार है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, किसमें, तो एक्जिम बैंक के द्वारा। ओके, बी राइट आंसर, एक्जिम बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है ईपीसीजी का पूर्ण नाम क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो ये 6ठी में की गई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो इनमें से किसी में भी नहीं होता है। ओके, जो दिया है जैसे संयुक्त राज्य ये भी नहीं होता, ब्रिटिश पाउंड ये भी नहीं, संयुक्त चयनित कुछ मुद्राओं के संबंध में तो ये भी नहीं। ओके, इसको देखते हैं। एपेक का पूरा नाम क्या है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन याद रखेंगे एपेक। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा कब हुआ,
तो ये आपको भी पता है 7 दिसंबर 1995 को, साप्टा 7 दिसंबर 1995 को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क का सदस्य इनमें से कौन कौन नहीं है आपको पता चल जाएगा, ये पढ़ेंगे तो। देखिए 7 से 8 दिसंबर 1985 को गठित दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी सार्क बोला जाता है। दक्षिण एशिया के निम्न 7 देश हैं, इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। तो आप समझ गए 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये अफगानिस्तान नहीं है। ओके, अफगानिस्तान नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है क्या? तो चालू खाता की पूर्ण विनिमयता, चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। अगला प्रश्न है, WTO अस्तित्व में आया, WTO अस्तित्व में आया जनवरी 1995 में, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह में संबंधित नहीं है? तो ADB। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो ये 1991, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो आती है जापान से। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, अर्थव्यवस्था में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किससे मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ 1966 से 1971, 1966 से 1971। उसके बाद योजना आयोग एक है, यानी परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो यही है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है दोस्तों? यानी परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था। अगला है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको भी पता है 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग एक है, क्या है? तो ये गैर संवैधानिक है। ओके, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ उस संविधान के बाहर लागू हुआ था, जब लागू हुआ था। योजना आयोग है, क्या है? तो अभी बताया गैर संवैधानिक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है दोस्तों, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है किसको? तो रोजगार बढ़ाने के सृजन को देता है, रोजगार बढ़ाने के सृजन को। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन क्या है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकार करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 97। ओके दोस्तों, 1992 से 97। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना? तो 5 से 6%, सॉरी 5.6%, कितना? 5.6%। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश था, कब था? तो 1966 से 69 सेशन में। ओके, 3 था, याद रखिएगा। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1997 से 2002। क्या है? 1997 से 2002। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत कितना था? तो इनमें से कोई नहीं, यानी 26.2 था, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? तो जिला नियोजन पदाधिकारियों के, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PV सिंह महालनोबिस ने। किसने? PC महालनोबिस ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं योजना की अवधि क्या थी? तो वर्ष 2002 से 2007। ओके दोस्तों, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये 1921 महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण का अनिवार्य कितना होना चाहिए? संपूर्ण भूमि का 33%। संपूर्ण भूमि का 33% और भारत में 24 पॉइंट समथिंग है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणन किस काम के लिए जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणन तो चिपको आंदोलन के लिए। ओके, चिपको आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यानी पेड़ को काटा जा रहा था तो सभी लोग पकड़ लिए थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था स्थित है, तो आपको पता है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय शोध संस्था, पर्यावरण शोध संस्था नागपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो ये कोलकाता। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कोलकाता है। अगला प्रश्न है, 1971 और 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि का सीमांत रूप क्या था? तो ये घट गया था दोस्तों। उस समय क्या हुआ था? घट गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है अपना। तीसरे नंबर पर कौन है? आप कमेंट कर कर बताएंगे। जनाकिंग यानी डेमोग्राफी में लिंगानुपात का संदर्भ है, कौन सा है? तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। तो सही बात है, 1000 पर ही काउंटिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये अधिकतम पूछ रहा है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों? तो अभी तक देखिए, 1991 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सर्वाधिक 767 व्यक्ति था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, 1106। लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? बिहार के बाद बंगाल आता है, इसलिए बंगाल हो जाएगा। ओके, बिहार का 1106 और बंगाल का 767 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। ओके, किस में? पश्चिम बंगाल। बिहार रहता तो बिहार को भी देते। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि 1991 के जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितना है? तो 30 पर प्रति 1000। क्या बोलेंगे? 30 पर प्रति 1000। अगला प्रश्न देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये जैन की सबसे ज़्यादा। ये लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, जैन धर्म वाले। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य के न्यूनतम है? तो भाई आपको पता है, इसमें तो हमारा बिहार आएगा। अगला प्रश्न है, क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये मिजोरम है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आज का भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त होता है। यहाँ से जितने प्रश्न थे पीसीएस के लिए, दरोगा के लिए, एसएससी के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। ओके, तो आप कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप पूरा देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर नए टॉपिक में। इसके बाद भूगोल रह जाता है, भूगोल करेंगे। सामान्य विज्ञान रह जाता है और संविधान है, वो भी करेंगे। ओके, तो सभी को बारी बारी से करेंगे हम लोग। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ओके दोस्तों, चलिए सभी दोस्तों को बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।